हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। तो आज हम लोग बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ में अपनी जो मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जो मैंने फॉलो किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब कई बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा प्री निकल जाए, प्री निकल जाए, मतलब प्री निकल गया तो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग हासिल कर ली है, युद्ध जीत लिया उन्होंने, जबकि वो ये जानते ही नहीं है कि प्री तो एक आपने निकाला है, वो आपकी मेहनत है, और निकाला तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, लेकिन प्री निकलने से आप मेंस निकाल लेंगे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्री का पढ़ते हैं, बोलते हैं अरे हम पहले प्री पढ़ लें, फिर उसके बाद जब प्री निकल जाएगा तो मेंस का पढ़ेंगे। तो इतना टाइम नहीं रहता, और उन बच्चों का प्री तो निकलता है लेकिन मेंस नहीं निकल पाता, और अधिकतर मेंस वही बच्चे निकाल लेते हैं जो प्री के साथ में ही मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा क्या करें कि प्री निकल जाए और 30% मेंस कंप्लीट हो जाए? तो इसके लिए जो है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है, तो जो मैं खुद इम्प्लीमेंट की हूँ, और आज भी जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ, वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने जो है तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, ये तो प्री के लिए, एमपीपीएससी के लिए है, बट और भी जो भी मैंने 7 वनडे एग्ज़ाम जो हैं तो व्यापम के निकाले, सीजी सेट निकाला, उसके साथ में मैं पहली बार ही जब मैंने एमपीपीएससी दिया था तो मेरा प्री भी क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर हुआ था, फिर इंटरव्यू, और लगातार जो है तो ये मेरा चलता जा रहा है। तो क्या मैंने ऐसा क्या किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी जिसके कारण मेरा प्री निकला और प्री के साथ में मेरे मेंस भी क्लियर हुए? कैसे मैंने प्री और मेंस दोनों को साथ में वेटेज दिया, ताकि मुझे आगे जाके जब मेरा प्री निकल जाए तो मुझे मेंस के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो कई बच्चे हैं जो इस चीज़ के बारे में हमेशा पूछते हैं कि मैम, प्री प्री की तैयारी कैसे करें, तो पूछते ही हैं, बट प्री के साथ में हम मेंस को कैसे कवर करें, ये भी पूछते हैं। तो मैं सोची कि जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या, मैंने क्या किया था कि पार्ट ए और पार्ट ए में क्या आता है, प्री आता है, और पार्ट बी में क्या आता है, मेंस। उसको मैंने परसेंटेज में डिवाइड किया, जैसे 70% वेटेज मैंने प्री को दिया और 30% वेटेज मैंने मेंस को दिया। अब इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप, जैसे अगर आपको लगता हो कि आपके पास कम टाइम है, तो आप 80% वेटेज प्री को दीजिए और 20% वेटेज आप मेंस को दे सकते हैं। ये तो मैंने किया था, लेकिन आप इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको आपके हिसाब से सही लगे। उसके बाद अब इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सिलेबस होता है। सबसे पहले मैंने सिलेबस जो है तो अपने सामने रखा, प्री और मेंस दोनों का हार्ड कॉपी में। वो सिलेबस को मैंने अच्छे से एकदम बारीकी से उसको समझा, एनालाइज किया कि इसमें सिलेबस में क्या लिखा है, एमपीपीएससी की क्या डिमांड है मेरे से एज अ एस्पिरेंट एमपीपीएससी के। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा, और कई चीज़ें मैंने नोटिस की कि प्री और मेंस में कई चीज़ें पेपर 1, 2, 3 में कॉमन है। आपको वो प्री में भी पढ़ना है, वही चीज़ें आपको मेंस में पढ़ना है। बस डिफरेंस ये है कि प्री में हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा जाते हैं, और मेंस में हमको उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमको समझ होनी चाहिए, हमको कैसे उस क्वेश्चन आएगा तो हमको उसको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जब आप सिलेबस देखेंगे, आप अपने सामने सिलेबस रखेंगे, तो पता चलेगा कि प्री और मेंस के क्या ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो हम साथ में कवर कर सकते हैं। फिर सेकंड है पीवाईक्यू, प्री प्लस मेंस। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है। प्री में आप देख लीजिए कि अगर उसने आपको पैटर्न नोटिस करना है कि नर्मदा नदी से कैसे क्वेश्चन बना रहा है प्री में आयोग। तो जब आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो सहायक नदियाँ हो गया, उससे क्वेश्चन आता है। वो नर्मदा नदी कैसे घाटी में, भ्रंश घाटी में बहती है, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये आपको जो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको किस लेवल तक पढ़ना है, कितना एस्पेक्ट कवर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं तो पीवाईक्यू से ही पता चलती हैं। और मुझे भी ये पीवाईक्यू से ही पता चला। मैं पहले से ही इतनी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी और इतना वो मेरे अंदर नहीं था। पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही एकदम नई थी, और मैंने भी ये सारी चीज़ें करके ही धीरे धीरे मेरे अंदर ये सारी चीज़ें आई। तो ये पीवाईक्यू जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर ऐसे ही मेंस के लिए,
अब हमको सिलेबस में तो लिखा है यार कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पढ़ना है, पर उसमें भी क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपको कब पता चलेगा? जब आप थोड़ा-सा मेहनत करोगे, थोड़ा-सा पीवाईक्यू ढूँढोगे, और अगर आपसे उतना मेहनत भी नहीं होता है तो जाके बुक खरीद लोगे सीधे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब आप उसको पीवाईक्यू को देखोगे, उसमें से आप अंडरलाइन करोगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये क्वेश्चन आए हैं, तब जाके आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मतलब आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है। जैसे मैंने पहले सिलेबस समझा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, पीवाईक्यू पे फोकस किया। मैंने पूरे पीवाईक्यू देखे, उनको एनालाइज किया, जिससे कि काफ़ी चीज़ें मुझे, काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए। अब अगर मान लीजिए कि आप इतना अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मैंने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी, मतलब मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है, कैसे मैंने पढ़ाई की, अगर वो भी आप लोग जानना चाहते हैं और उस तरीके से अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो कि हमारे टीम के द्वारा चलाया जाएगा। इसमें जो है तो 4 लोगों की टीम है। मैं हूँ, शिवम सर हैं, विवेक सर हैं और प्रीति मैम हैं। ये 4 लोग हैं। और अगर आप मतलब आप अपने लेवल तक मतलब पूरा आपने मेहनत की, आप पढ़े और उसके बाद आप थक गए, लेकिन आपको कोई भी रिज़ल्ट मतलब पॉज़िटिव आउटकम उसका नहीं मिला, तो आप इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम को जॉइन करेंगे। और अभी क्या है कि ऑलरेडी हमारा एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 300 बच्चे हैं। और वो स्टूडेंट से जब बात होती है ना, तो वो यही बताते हैं कि मतलब उन्होंने कोई अच्छी मतलब कोचिंग में जो है तो उन्होंने ऑफ़लाइन बैच भी लिया है, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी लिया है। 60,000 90,000 तक के बच्चे बैच लेके रखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, और इतने मतलब डीमोटिवेटेड वो बच्चे हैं। और जब वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमको लगता है कि मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं, बताओ, इतना इतना पैसा अपना बेचारे फूँक रहे हैं, सीधे-सीधे तो फूँक ही रहे हैं, ख़राब ही कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें ताकि जो बच्चे हैं, उनको एक सही दिशा मिले, एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, ताकि वो मतलब अपने जो उनकी मंज़िल है, जो उनका सपना है, वहाँ तक वो पहुँचने में उनको बहुत आसानी हो। अब कई लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ें क्या? अब उनके पास बुक्स सारी हैं, कंटेंट सब है उनके पास, सिलेबस है, सारी चीज़ें हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना मतलब टाइम टेबल कैसे बनाएँ, प्री और मेंस को साथ में लेके कैसे चलें, कैसे मतलब कि मेंस के लिए हम एक बेसिक अपना, हमको ये पता हो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, 7 मार्क्स से कैसे अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स के लिए हम मतलब हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, ये बच्चों को पता ही नहीं है। और वो मतलब यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब मेंस का भी उन्होंने पूरा एक प्रॉपर बैच लिया हुआ है, बट फिर भी उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो बोलते हैं कि मैम बताइए आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब हम लोगों को इतना मतलब इतना ज़्यादा आश्चर्य लगता है, हम लोग बोलते भी हैं कि जब आप इतना महँगा कोर्स लेके रखे हो तो आप उनसे एक बार बोलो, बट हो गया, अब बच्चे हैं, अब वो उनके माइंड में जो भी चलता हो नहीं उतना बोल पाते हैं। इसीलिए ये जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम से बहुत लोगों की मतलब हेल्प हो रही है। आप भी इसको जॉइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, आपकी बात जो है तो हमारी टीम से होगी। अब चलते हैं आगे की जो मेरी स्ट्रैटेजी थी उस पे। तीसरा है टाइम टेबल। टाइम टेबल भी बहुत क्रूशियल होता है। टाइम टेबल मतलब आपका जो भी दिनचर्या है, उसमें से आप अपने पढ़ाई के लिए, अपने लिए आप कितना समय निकालते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो समय अपने पढ़ाई के लिए निकालना है। आपका जैसे भी रूटीन है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। जैसे मेरा पहले का टाइम टेबल अलग था, जब मैं जॉब नहीं करती थी, और मेरा अब का टाइम टेबल अलग है, जब मैं जॉब करती हूँ। तो दोनों को मतलब बनाया, मतलब मैं अपने ही हिसाब से बनाऊँगी, और इतना आपको बनाना है कि जो भी आपका डेली टारगेट है, वो कंप्लीट हो सके। जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनका तो कम से कम 8 टू 10 आवर्स का जो है तो टाइम टेबल होना ही चाहिए। जब मैं नहीं करती थी, तो मेरा भी 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल होता था। पर क्योंकि अब मैं जॉब करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, तो अब मैं 5 से 6 घंटे का मेरा टाइम टेबल है, और मैं उसको मैनेज करके पढ़ती हूँ। तो ये टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें आपको बाँटना है। कि उसमें मैंने बाँटा भी था, जैसे कि 30% जो है तो मेंस के लिए समय दिया था मैंने। जो भी मेरा टाइम टेबल, जैसे अगर 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल मैंने बनाया था, तो उसमें से 2 घंटे मैंने मेंस को दिए थे, और बाकी के 6 से 7 घंटे जो थे वो मेरे प्री की प्रिपरेशन के लिए थे। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। फिर
फोर्थ पढ़ना चालू। तो जब सारी चीज़ें ये मैंने कर ली तो ऑटोमेटिकली जो है तो मेरा पढ़ना चालू क्यों, क्योंकि जब मैंने सिलेबस समझा, उसके बाद पीवाईक्यू देखे, तो ऑलरेडी मेरा जो है तो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुका था। और उसके बाद जब मेरा टाइम टेबल बन गया तो मैं अकॉर्डिंगली अपने टाइम टेबल के मैंने पढ़ना चालू किया। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपको कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप जब तक बार 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 अभ्यास नहीं करेंगे, आप बार बार उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तो वो आप एक तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से श्योर नहीं रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा और हो सकता है कि आप भूल भी जाएँ। और अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो नेगेटिव मार्किंग में तो एकदम रिवीजन तो मान लीजिए आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। जो बच्चे रिवीजन नहीं करेंगे या कम रिवीजन करेंगे, देखिएगा उनका प्री इस बार नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब भाई पहले जैसा तो रहा नहीं कि नहीं बन रहा है यार, चलो फिर भी तुक्का लगा देते हैं कहीं सही हो जाए, कि अरे इसमें इसमें से दोनों में से ये लग रहा है, पढ़ा तो था मैंने, अरे पर नहीं ये नहीं ये। लेकिन अब ऐसा वाला सिस्टम नहीं चलने वाला। अब आपको आंसर अगर पता है अच्छे से तो ही आप लगाएंगे, नहीं तो आपका क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ पास। इसलिए अब आपको एमपीपीएससी प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए आपको रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा। एक बुक पढ़िए, एक यूनिट के लिए आप एक बुक पढ़िए, लेकिन उस बुक को आप कम से कम 10 बार रिवाइज करिए, तो ही आप सफल होंगे। और अगर आप 10 बुक के पीछे भागेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, 20 घंटा पढ़ लीजिए, तो भी नहीं होंगे सफल। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अब जैसे आपने रिवाइज कर लिया, अब आपको पता है कि आपने इतने बार पढ़ लिया, लेकिन उसको एक बार आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, देखना है कि आप जो पढ़े हैं वो आप मतलब जब पेपर आता है आप उसमें अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस तो कम नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाया जाता है। और फिर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब तो नेगेटिव मार्किंग आ गई, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो आपसे बनता है आपको उसी को अटेम्प्ट करना है। या एक दो ऐसे हो जाते हैं कि हमको एकदम कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हाँ लगता है कि इसका यही होगा, तो एक दो की बात अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा आप अगर करेंगे तो फिर श्री राम ही आपके मालिक हैं और आगे आप खुद ही अपने लिए जिम्मेदार होंगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं भी जैसे तैयारी करती हूँ तो मैं टेस्ट पे बहुत फोकस करती हूँ, दो चीज़ों पे, एक रिवीजन और एक टेस्ट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकती हूँ उतना रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकूँ। और टेस्ट देने के साथ साथ में मैं ये भी करती हूँ कि मैं उसको एनालाइज करती हूँ। मान लीजिए मेरा कोई आंसर गलत हो गया, या कोई भी मतलब ऐसा टॉपिक है जिससे मेरे क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं, तो मैं उस पर देखती हूँ कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं कैसे मतलब कहाँ पे कमज़ोर हूँ, कहाँ पे मैंने कम पढ़ा है। तो टेस्ट लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि हमें अपनी कमज़ोरियों के बारे में पता चलता है। तो उस पर मैं ध्यान देती हूँ, और जब मैं उस पर ध्यान देती हूँ मतलब मैं उसको अच्छे से कवर करती हूँ, तो एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि मेरा पेपर अच्छे से जाता है। इस आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा लगाएं, और टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ लगाएं नहीं, उसमें देखें कि क्या आपसे नहीं बन रहा है, उसका प्रॉपर आप उसको एनालाइज करिए टेस्ट को। तो ये मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, 6 स्टेप्स थे मेरी स्ट्रैटेजी की, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये स्क्रीन पे जो है तो नंबर दिख रहा है आपको, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और मॉनिटरिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।